हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय नित्यानंद राय टू रिप्लाई द पोर्शन ऑफ डिस्कशन पर्टेनिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। आपका जवाब माननीय मंत्री। महोदय, आज एक विशेष विधेयक में विशेष रूप से आज लगभग 19 लोग चर्चा में भाग लिए। महत्वपूर्ण विधेयक है और सब लोगों ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है, लेकिन यहाँ सामने बैठे हुए लोग अपना कन्फ्यूजन के सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक कर रहे हैं ना जी। यह ओबीसी को अधिकार देने वाला पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के चुनाव में, और बार बार ओबीसी के इस अधिकार देने में भी बातों को डाइवर्ट करके रखना इस महत्वपूर्ण बिल पर साफ स्पष्ट उनके भाषणों में दिखाई पड़ता था। बिल्कुल साहब। एक कहा गया है लुकिंग लंदन गोइंग पेरिस, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। LLTT कहते थे। नहीं, हम माननीय मंत्री जी चेयर को चेयर के माध्यम से बताइए। सही क्या है? इसका अर्थ होता है कि देखना कहीं चलना कहीं। तो हम लोग के देहात में हो सकता है कहीं कहीं इसको दूसरे शब्द में कहा जाता हो। महोदय, कितना ओबीसी के विरोधी लोग हैं, काफ़ी इसकी चर्चा हुई है और इन लोगों ने बताया है कि जब भी कमीशन बना, जब मंडल कमीशन जब दोबारे बना और उसकी सिफारिशें जब यहाँ लाई गई, उस समय में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी उसका विरोध किया। और सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पानी पी पी कर विरोध किए, लागू नहीं हो। किसी तरह मंडल आयोग की सिफारिश लागू हो गई। भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में थी और एक आयोग भी बना। हम उदाहरण से यह कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को न्याय और अधिकार देने का काम किए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आयोग बना तो आयोग पहले पिछड़ा वर्ग आयोग एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया। उस ऑर्डर का क्या मतलब हो सकता है, कितनी ताकत हो सकती है उस आयोग को, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। इसके पहले इसको संवैधानिक सपोर्ट नहीं था। इसके अधिकार और कामकाज की मर्यादा थी और वह कभी भी बदले जा सकते थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी यह बदला जा सकता था। लेकिन जब आयोग को अधिकार मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिला, संवैधानिक स्टेटस मिलने के बाद अब अनपिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते तथा उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बड़ा लंबा उसकी कहानी है, क्या क्या अधिकार मिले या कहने की बात है। ओबीसी के लिए मोदी सरकार क्या की है, पहली ही बार जब 2014 में सदन में आए और सेंट्रल हॉल के भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है। और पिछड़ों के लिए उन्होंने जो किया, महोदय, अपने उस संकल्प को हमेशा कायम करने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया है, परिणाम के रूप में दिया है। मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय के 35% से अधिक मंत्रीगण। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया है। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत MBBS और MD के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया। कई माननीय सदस्य बता रहे थे कि ओबीसी का कोटा वहाँ नहीं है और है तो उस पर उनकी नियुक्ति नहीं होती है, उनको उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें भी ओबीसी का प्रावधान किया। केंद्रीय
विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फी माफ 1 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनको की गई है। नीट की परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महोदय, सिर्फ नौकरियों में ही प्राथमिकता के आधार पर उनको और मजबूत नहीं किया गया है, बल्कि मजबूत वहाँ भी किया गया है। और देखिए, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, जो ओबीसी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। महोदय, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4,000 से 1,25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाएं 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। महोदय, इस प्रकार से यह बिल ओबीसी जम्मू कश्मीर के निकायों के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने ओबीसी के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी लगातार जम्मू कश्मीर के लिए जो काम करते हैं, अपने मार्गदर्शन में जो वहाँ का विकास को गति दिए हैं, ये पहल सामूहिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महोदय, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक संस्थानों में भी सीधी भर्तियां और प्रवेश आरक्षण नीति को सख्ती से पालन किया जाता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि ओबीसी को रोजगार के अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, वहाँ ओबीसी के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। महोदय, वहाँ अन्न पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाया गया है। अन्न पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण और विकास के प्रति यह हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने अन्न पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक संपर्क अधिकारी की भी नियुक्ति की है। वहाँ उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अन्न पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू और कश्मीर सलाहकार बोर्ड जम्मू और कश्मीर में अन्न पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के सक्रिय रूप से देखरेख की वकालत तो करता ही है। बोर्ड के सचिव जम्मू और कश्मीर में ओबीसी समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एससी और एसटी के लिए यह सरकार क्या करती है। मैं पूरे देश के एससी एसटी के लिए क्या किया गया है यह सब जानते हैं, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर पर बिल है उसके विषय में कहना चाहता हूं कि एससी एसटी महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। पहाड़ी समाज को ही 4% का आरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांवों के निवासियों को भी इसमें आरक्षण दिया गया है। महोदय, बहुत सारी बातें हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद क्या हो। आप इस विषय को लाए, शायद मैं इस पर कुछ न कहूं तो आप सोचेंगे कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कहीं दम है, जो ये बोल रहे हैं उसमें 0% भी दम नहीं है और कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। 370 धारा हटने के बाद कश्मीर की थोड़ी सी झलक मैं यहाँ देना चाहूँगा। आपने कम समय निर्धारित किए हैं, उसी दायरे में मैं चाहूँगा कि बताऊँ। लेकिन 370 धारा हटने से इस राष्ट्रीय मूल धारा में कश्मीर तो जुड़ा ही जुड़ा है, विकास को तो गति मिली ही मिली है, लेकिन 370 धारा जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए बाधा और कलंक था,
उसको भी मोदी जी की सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। और आज जम्मू कश्मीर के भाई बहन आज राष्ट्रीय मूलधारा से जुड़े हुए। यहाँ समाप्ति के बाद जब 370 धारा समाप्त हुआ है, विकास, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक आयों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। महोदय, बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पावर का जनरेशन 70 साल में सिर्फ 3050 मेगावाट, सिर्फ 3050 मेगावाट था। अगले पिछले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट बनाएंगे। पीछे जो प्रारंभ किए हैं और आगे आने वालों में 5 साल में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कश्मीर में होगा। इसकी नींव रख दी गई है और उसका उत्पादन भी प्रारंभ है। और लक्ष्य हमारा जो 5 वर्षों में 5000 का है उसको भी पूरा करेंगे। सिंचाई परियोजना, सड़क, रेल, हवाई यातायात के विकास, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन में प्रगति, इसके आंकड़े बहुत लंबे हैं, समय कम है। आईटी पहलों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन सेवा में अनुपालन और जवाबदेही को महोदय सुनिश्चित किया गया है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था भी वहाँ मजबूत हुई है। आप जब वहाँ पंचायती राज चुनाव हुआ था तो 35,000 प्रतिनिधियों ने रिप्रेजेंट किया था वहाँ इस व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को। औद्योगिक विकास की बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास होगा, कुछ हुआ नहीं। मैं कहना चाहूँगा औद्योगिक विकास, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा इस प्रकार से दिया गया है कि वहाँ बहुत सारे पहलों के कारण वहाँ उत्पादन भी बढ़ा है, पर्यटक भी बढ़े हैं। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3362 प्रस्ताव आए, 3362 प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के लिए आए और 90,182 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पहुंचा है। एक सदस्य बोल रहे थे कि 2000 का भी नहीं हुआ और आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। उनके पास गलत आंकड़ा है। 5000 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ जमीनी स्तर पर वहाँ प्रारंभ किए गए हैं, काम किए गए हैं, निवेश हुए महोदय। और इससे 4 लाख से भी ज़्यादा रोजगार इसके अवसर इससे प्राप्त होंगे। 2022 में निर्यात की जो रैंकिंग हुई है, जम्मू कश्मीर भारत में यूटी में नंबर 1 स्थान पर जम्मू कश्मीर आया, नंबर 1 स्थान पर। भारत सरकार के आतंकवाद के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। कह रहे थे क्या हुआ, घटनाओं का भी गलत आंकड़ा दे रहे थे, लेकिन 370 धारा हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को बहुत मजबूत किया गया है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल अतीत की बात बन गई है। महोदय, आतंकी घटनाएं काफ़ी कम हो गई है। यहाँ जो इसके कमियों को मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा इनको समझ में अच्छे से आए। 2004 से 14 के बीच कुल घटनाएं 7217, 2014 से 2023 के बीच मात्र 2224, 69% की कमी आई है घटनाओं। उसको थोड़ा अगर हम बाइफरकेट करके देखते हैं तो इस प्रकार है। कुल मृत्यु नागरिक प्लस सिक्योरिटी फोर्सेज की 2829, 2004 से 14 के बीच में 2829, 2829, वह 2014 से 2023 के बीच में घटकर मात्र 913 हो गई है और 68% की इसमें कमी आई। हम यह नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि 0 टॉलरेंस है, घटनाओं को भी 0 करेंगे और आतंकवादी को भी समाप्त करेंगे। लेकिन जितनी कमी आई है, जो सुधार हुए हैं, जो कठोर कार्रवाई की गई है, उसका मैं परिणाम यहाँ बता रहा हूँ। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 2014 के बीच 1769 हुए थे, जो 2014 से 23 के बीच
घटकर 339 हुआ है। इसमें 81% की कमी आई। सिक्योरिटी फोर्सेज की मृत्यु जो 2004 से 2014 के बीच हुआ था वह 1060 था, जो 2014 से 2023 में घटकर 574 हो गया और 46% की कमी आई महोदय। और जो स्टोन पेल्टिंग की जो नागरिकों की मृत्यु होती थी स्टोन पेल्टिंग में, वह 112 था, जो 2010 की बात मैं बता रहा हूँ। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 थी, वह घटकर 0 हो गई है, 0। स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या 2010 में 2004 से 2010 तक 6235 था, वह भी घटकर 0 हो गई है, यानी कि 100% की इसमें कमी आई है। महोदय, मैं जरूर यह अंत में कहना चाहूँगा कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विधेयक जो लाया गया है इसमें कुछ 3 प्रकार के सुधार की बात है। इसमें जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम में जो वहाँ जनप्रतिनिधियों के चुनाव में अब तक आरक्षण नहीं था, वह आज इस प्रावधान से आरक्षण होगा। उसमें महिलाओं को भी 30% के आरक्षण की व्यवस्था है महोदय। इसके अलावा इसमें संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त को दिया जाएगा महोदय। संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा। तो महोदय, यह महत्वपूर्ण बिल है। आग्रह है सबसे कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी के हित में जो यह बिल लाया गया है, उस बिल का सर्वसम्मत से यहाँ समर्थन करते हुए पारित करें, यह निवेदन है। और मोदी सरकार का संकल्प है जो हम ओबीसी को न्याय के साथ अधिकार दें और अधिकार के साथ उनका विकास करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश से गरीबी मिट रही, चूँकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी एक बड़ा वर्ग है, तो एक वाक्य कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा। विवेकानंद की एक भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी में भारत वैसा भारत होगा जिसमें कोई भूखा, कोई नंगा, कोई बेघर, कोई बेबस और कोई अशिक्षित नहीं होगा। विवेकानंद जी से विदेश यात्रा के समय किसी ने पूछा था कि तुम तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश नंगा है, जो देश बेबस है, जो देश अशिक्षित है, जो देश के लोग बेघर हैं। उस समय उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के कि हमारी भारत माँ विश्व गुरु बनी हुई है और हमारी भारत माँ की धरती पर भारत माँ की गोद में कोई बेबस नहीं है, कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा। और वह भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद जी के बचपन का नाम भी नरेंद्र, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, अध्यात्म पुरुष, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। जरूरत है सबको मिलकर इसके लिए काम करने की। और भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, इसी गुणगान से भारत गुंजयमान हो और हम इसमें अव्यय बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नित्यानंद जी।